नमस्कार मित्रों। मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने के पहले एक छोटी सी घटना मुझ पर घटित। ऐसी घटनाएं सामान्यतः सबके साथ होती है। बरसों से मेरे सिर पर बाल टूटने का सिलसिला जारी है और मेरा प्रयास भी जारी है इनको रोकने का। वो बात अलग है कि इतने प्रयास के बावजूद भी कोई खास परिवर्तन नहीं आया है और लगातार इनमें कमी आ रही है। तो ऐसी ही कोशिश को ध्यान में रखते हुए एक बार मैं कोटा में एक डॉक्टर के पास गया, काफी काबिल डॉक्टर, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ। उनको दिखाया, बहुत सारी दवाइयां उन्होंने लिख डाली, महंगे शैम्पू लिख दिए। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है, हम डॉक्टर को नहीं कह पाते हैं कि इतनी गोलियों की आवश्यकता है क्या। अगर कह दिया तो जवाब मिलेगा कि डॉक्टर तुम हो या मैं। तो ज्यादा अच्छा है कि पूछो ही मत, कहो ही मत। जब वो दवाइयां और शैम्पू लेने के लिए मैं मेडिकल स्टोर पर गया तो मित्रों, इतनी महंगी दवाइयां, इतने महंगे शैम्पू, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन ठीक है, महंगा हो या सस्ता हो, डॉक्टर ने कहा है तो वो दवा लेनी है, कोशिश करनी है। दवाइयां ली, शैम्पू काम में लिए, कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन कोशिश जारी थी। कुछ महीनों बाद में दोबारा उनके पास में गया। मित्रों, उन डॉक्टर का व्यवहार मैंने जैसा अनुभूत किया कुछ रूखा सा था। लेकिन अगली बार जब उनके पास गया तो उनके व्यवहार में मैंने परिवर्तन देखा। सामान्य से बहुत ही अधिक नम्र, दवाइयां भी कम लिखी, शायद जितनी आवश्यक थी, और शैम्पू के लिए भी उन्होंने आगे होकर के मुझसे पूछ लिया कि अभी कौन सा काम में ले रहे हो। मैंने बड़ी सहजता से कह दिया कि सर अभी तो वो एक आयुर्वेदिक है, शिकाकाई और आंवला वाला, वो काम में ले रहा हूं। कहा हाँ ठीक है ना, वो भी काम में ले सकते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह डॉक्टर जो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही महंगी दवाइयां लिखते थे, महंगे शैम्पू लिखा करते थे, आज उनके व्यवहार में इतना परिवर्तन कैसे आया। लेकिन उनको खुद को ना पूछ पाया कि ऐसा क्यों है। लेकिन उत्सुकता थी। तो बाहर आकर के जो बंदा होता है, जो पर्ची पर लिख करके देता है, हम डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि इससे पूछ लिया जाए। मैंने पूछा उससे, यार कि आज डॉक्टर साहब के व्यवहार में बहुत परिवर्तन लगा मुझे, कारण क्या है। तो थोड़ा सा उसने साइड में आकर के मेरे कान में कहा कि डॉक्टर साहब को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया था, और जब से इनको हार्ट अटैक आया है, एमआर से, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से इनका मिलना बहुत ही कम हो गया है। दवाइयां भी कम लिखते हैं, जो आवश्यक वही लिखते हैं, और शैम्पू वगैरह भी अगर कोई आयुर्वेदिक हो या कोई सस्ता ठीक सा हो तो उसको रिकमेंड कर देते हैं। इस घटना से मित्रों मैंने सीखा कि व्यक्ति को अगर कोई झटका लगता है तो जीवन के प्रति उसकी सोच, पैसों के पीछे उसकी दौड़ कम हो जाती है, ज्यादा व्यवहारिक हो जाता है, ज्यादा नम्र हो जाता है। आपको लग रहा होगा कि आज इस घटना का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं। मित्रों, कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को लेकर के एक बयान दिया कि एलोपैथी
एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। उनके इस बयान का मैं कतई समर्थन नहीं कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने भी बाद में अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। हालांकि उसके बाद में भी तोड़ मरोड़ करके उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा प्रयुक्त करने वालों को कुछ सवाल पूछ लिए हैं, बहस जारी है। लेकिन मित्रों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आयुर्वेद भी एक विज्ञान है। वो बात अलग है कि आयुर्वेद में शोध कम हुए हैं, और शोध के बाद में अगर किसी विषय को दुनिया के समक्ष रखा जाता है तो उसकी स्वीकार्यता ज्यादा होती है। योग पर अब शोध होने लगे हैं और उसी कारण से दुनिया में इसकी स्वीकार्यता बढ़ी, और अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाने लगा है। मुझे पूरा विश्वास है अगर आयुर्वेद पर भी नियमित रूप से बड़ी संख्या में शोध होते हैं तो आयुर्वेद की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी, और हो सकता है बहुत ही जल्दी अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी हम मनाएं। नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है तो नया एक आयुष मंत्रालय बना, जिसमें आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इन चिकित्सा पद्धतियों पर भी जोर दिया जाने लगा है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जब से ये कोरोना आया है, आयुर्वेद पर कुछ विशेष हमले हो रहे हैं, और इन हमलों की शुरुआत की है IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर JA जयलाल ने। शायद वो ईसाई हैं। हर व्यक्ति, वो ईसाई हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, संविधान के दायरे में अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। संविधान हमें इसकी अनुमति देता है। लेकिन मित्रों, ये जो डॉक्टर JA जयलाल हैं, इन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद में अपने अध्यक्षीय भाषण में कुछ ऐसी भाषा प्रयुक्त की जो अत्यंत चिंताजनक है। इन्होंने कहा कि जब जब भी महामारी आती है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ता है। ऐसा पूर्व में भी हुआ है, उनका कहना है, और कोरोना भी ईसाई धर्म को आगे बढ़ाएगा, ऐसा मानना है उनका। उन्होंने कहा कि जितने भी कोविड सेंटर हैं, अस्पताल हैं, उनको चर्च की तरह काम करना चाहिए। आयुर्वेद और योग के घोर विरोधी हैं ये डॉक्टर जयलाल। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों चिकित्सा पद्धतियों को मिला करके नए कोर्स हम प्रारंभ कर सकें, ऐसी अनुशंसा की। और उन्होंने ऐसी भी अनुमति दी है कि जो आयुर्वेद के PG किए हुए चिकित्सक हैं वो सर्जरी भी कर पाए, ऐसी अनुमति उनको दी। इसका डॉक्टर जयलाल ने घोर विरोध किया। अब आयुर्वेद और योग का वो इतना जब घोर विरोध करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया नहीं जाता है। बाबा रामदेव ने जो गलत टिप्पणी की, उनके खिलाफ IMA के प्रेसिडेंट और महासचिव डॉक्टर लेले ने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर नहीं की
तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर कोई गलत बात करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन बार बार योग और आयुर्वेद का मजाक बनाने वाले आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर जे जयलाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अभी कल ही मैं एक टीवी चैनल पर बहस देख रहा था जिसमें बाबा रामदेव और डॉक्टर लेले भी उसमें उपस्थित थे, जिसमें डॉक्टर लेले स्पष्ट रूप से ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जो कोरोना का इलाज करा रहे हैं वो गंभीर अवस्था में हमारे पास में आते हैं और ये गलत है, ये चिकित्सा पद्धति ठीक नहीं है, वो आलोचना करते हैं। मित्रों, ऐसा तो नहीं है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से भी कोरोना का इलाज हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है। राजस्थान में भी, जयपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय में कई मरीजों का सफलतापूर्वक कोरोना का इलाज किया है। और राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा इलाज कर रहे हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक। अगर कोई आयुर्वेद चिकित्सा वाला आपके खिलाफ कुछ बोल दे तो आप बखेड़ा कर देते हैं और आप आयुर्वेद के खिलाफ, योग के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे। आप लोगों के पीछे कौन खड़ा है? आप लोग केवल फार्मा इंडस्ट्रीज के सेल्समैन की तरह बात करेंगे और योग और आयुर्वेद का मजाक बनाएंगे और हम चुप रहेंगे। ऐसा तो संभव नहीं है। हां, शोध की आवश्यकता है, हम स्वीकार करते हैं, और शोध की आवश्यकता आयुर्वेद में ज्यादा है, यह बात सत्य है। शोध के लिए शुरुआत से ही पहले की जो सरकारें रही है उन्होंने आयुर्वेद में शोध के लिए फंड बहुत कम रखा, पैसा कम आवंटित किया, और हम तो अभी भी कह रहे हैं मोदी जी को भी आयुर्वेद में शोध के लिए पैसा जो आवंटित किया है बहुत ही कम है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, फंड बढ़ाया जाना चाहिए। तो हम तो स्वीकार करते हैं ना कि आयुर्वेद में शोध की आवश्यकता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि एलोपैथी में और भी शोध की आवश्यकता है? वहां पर भी है। कई बीमारियों का आज भी सफल इलाज नहीं है। मैं गंभीर बीमारी की बात क्यों करूं? मैं तो सामान्य बीमारी की बात भी अगर करूं, सर्दी जुकाम, 50 साल पहले भी सर्दी जुकाम को 4-5 दिन ठीक होने में लगते थे, आज भी 4-5 दिन लगते हैं। और अगर कोई दवा ना भी ले तो जुकाम 4-5 दिन में स्वतः भी ठीक हो जाता है। तो क्या ये एलोपैथी के लिए चिंता का विषय नहीं है? आज इंजीनियरिंग क्षेत्र में इतना शोध हुआ है। दूर संचार क्षेत्र की अगर बात करूं मैं, तो पहले लैंडलाइन फोन हुआ करता था, आज मोबाइल फोन आ गए हैं। मोबाइल फोन में भी काफी उन्नत किस्म के फोन आ गए हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र में इतना जबरदस्त विकास हो रहा है। एलोपैथी में कभी कभी लगता है कि उतनी तीव्रता से इलाज नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, शोध नहीं हो रहा है। तो अगर इसमें थोड़ा सा कोई बोल दे तो आप फार्मा कंपनियों के एजेंट की भांति व्यवहार क्यों करते हैं? यह समझ में नहीं आता है। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का है, इस कारण से आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और आप जो एलोपैथी है उसमें बाहर के देशों का योगदान ज्यादा है, इस कारण से आप उनके प्रवक्ता बनकर के बात करेंगे, यह तो ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे यह भी बताइए, भैया एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, ये मिलजुल करके काम करे, इसमें गलत क्या है? आज क्या एलोपैथी वाले चिकित्सा करते हैं तो इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोगों ने जितना विकास किया है, जितनी अच्छी अच्छी डायग्नोसिस करने के लिए मशीनें बनाई है, उनका आप उपयोग नहीं करते हैं क्या? तो अगर आयुर्वेद क्षेत्र में कुछ चीजें जो अनुभूत है उन पर शोध करके अगर एलोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति दोनों मिलकर के अगर कोई मानवता का भला कर पाती है तो उसमें गलत क्या है? ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए
मैं आज आपके समक्ष यह बात रखना चाहता था, आयुर्वेद शोध ज्यादा हो ये हम चाहते हैं, एलोपैथी में भी इसकी आवश्यकता है। कई गंभीर बीमारियों का आज भी इलाज संभव नहीं है। कई लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे, चर्चा की जा सकती है, लेकिन मानवता का जिस भी चिकित्सा पद्धति में भला हो वो स्वीकारनी चाहिए। और आयुर्वेद और योग के बारे में हमेशा कुछ लोग उटपटांग जो बोलते हैं उसका लाभ भी लेते हैं और आलोचना भी करते हैं, ये ठीक नहीं है। यही बात बोलने के लिए मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ था। वंदे मातरम।